नमस्कार। जीवन कहाँ से आता है? हम अपने आसपास जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को देखते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कहाँ से आए हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कहाँ से आए हैं? हम जानते हैं कि मनुष्य का जीवन छोटे बच्चे के रूप में प्रारंभ होता है। उसी प्रकार हम जितने जानवरों को देखते हैं, सभी का जीवन नवजात बच्चे के रूप में प्रारंभ होता है। मनुष्य, शेर, हाथी सभी छोटे बच्चे पैदा करते हैं, जो कुछ समय तक अपने माता पिता की देखरेख में रहते हैं और कुछ साल बाद बड़े हो जाते हैं और आत्मनिर्भर हो जाते हैं। जब वो अपना जीवन अपने बलबूते पे बिताने लायक हो जाते हैं, तो वह जनन करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जीव जंतु अपने ही प्रकार के बच्चे पैदा करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक हाथी एक मनुष्य का बच्चा पैदा करे या एक घोड़ा एक शेर का बच्चा पैदा करे। जिस तरह मनुष्य और जानवर जनन करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधे भी जनन करके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। पर सभी जीव जनन क्यों करते हैं? सभी के लिए छोटे बच्चे पैदा करना क्यों आवश्यक है? कल्पना कीजिए कि कोई भी जीव जनन ना करे, तो क्या होगा? सभी मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे अपनी उम्र में बड़े हो जाएंगे और समय के साथ बूढ़े होकर मर जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो आज से 100 साल बाद पूरे विश्व में कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे बचे ही नहीं होंगे। इसी वजह से पृथ्वी पे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जनन अत्यावश्यक है। इस पाठ में हम जनन की प्रक्रिया का अध्ययन विस्तार से करेंगे। हम पढ़ेंगे कि जनन किस प्रकार से होता है और जानवर अथवा पेड़ पौधे किस तरह से वो सारी प्रक्रियाएं करते हैं जो एक नवजात बच्चे को पैदा करने के लिए आवश्यक होती हैं। आइए देखते हैं। हम इस विषय में निम्नलिखित कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जनन क्या होता है, जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन और उसके प्रकार। चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी हाथी के बच्चे को देखा है? अगर आपने हाथी के बच्चे को देखा होगा और उस पर ध्यान दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि वह धड़, पूंछ और 4 पैरों के साथ अपने माता पिता के समान ही दिखाई देता है। उसी प्रकार यदि आप अपने आप पे भी ध्यान दें, तो आप पाएंगे जब से आप पैदा हुए हैं और अभी तक आप मानव की तरह ही दिखाई देते हैं, ना कि हाथी के या कोई जानवर की तरह। आपके पास 2 आँखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 भुजाएं और 2 पैर हैं। जनन मुख्यतः शारीरिक ब्लूप्रिंट की प्रतिकृति बनाना है, परंतु ये प्रतिकृतियाँ कैसे संभव है, कभी सोचा है आपने? हम इसकी चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। कक्षा 9 में हम सब ने पढ़ा है कि कैसे हम सब अपने माता पिता के समान दिखाई देते हैं। इसका कारण डीएनए है, जो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है, जिसमें सभी जीन होते हैं। जनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति होने के कारण ही शारीरिक ढांचे की प्रतिकृति संभव है। जिस प्रमुख जनन को हम बच्चे के जन्म देने में देखते हैं, वह एक छोटे स्तर पे होता है, जहां एक कोशिका जनन कर रही होती है और इस जनन के दौरान कोशिका के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया उपयोग की जाती है, जिससे डीएनए की प्रतिकृति बनती है। जैसे ही कोशिका जनन करती है, उसी समय डीएनए की दोनों प्रतिलिपियां 2 जनन कोशिकाओं में बदल जाती हैं। डीएनए प्रतिलिपिकरण के बाद बाह्य कोशिकीय उपकरण के साथ डीएनए भी 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, परंतु कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होती है। इसलिए कुछ विभिन्नताओं के कारण डीएनए की सटीक प्रतिलिपि ना बनाकर भिन्न होती है।
कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हो जाती है कि डीएनए प्रतिकृति भी कार्य करने में विफल हो जाती है। परंतु क्या ये विभिन्नताएं महत्वपूर्ण है या अनुपयोगी है, क्योंकि ये उग्र हो सकती हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वीडियो को रोकें और अपने सहपाठी के साथ चर्चा करें। हम अपने अगले वीडियो में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या विभिन्नताएं महत्वपूर्ण है या नहीं। इसे समझने के लिए हम शीतोष्ण ठंडे जल में पाए जाने वाला एक जीवाणु का उदाहरण लेंगे। कल्पना कीजिए कि जल का तापमान वैश्विक ऊष्मीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, के कारण बढ़ गया है। किंतु जीवाणु को शीतोष्ण जल में रहने की आदत है, तो इस प्रकार तो इन्हें मर जाना चाहिए। फिर भी आपको कुछ जीवाणु जिंदा मिलेंगे। फिर ये जीवाणु जीवित कैसे रह गए? जनन के दौरान जीवाणु के डीएनए में विभिन्नता आ गई, जिन्होंने इन्हें गर्म जल में रहने के लिए प्रतिरोधी बना दिया, जिसके कारण ये जीवित रह गए। उसी प्रकार यदि हम बड़े जीवों जैसे पौधे, जंतुओं की बात करें, तो हम देखेंगे कि प्रत्येक जनसंख्या का एक निश्चित स्थान है जहां वो जनन करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, में वह स्थान जहां एक जीव रहता है और अपने आसपास के लोगों के साथ घुलता मिलता है। उदाहरण के लिए मधुमक्खी तथा उसका छत्ता तथा डीएनए के प्रतिलिपिकरण की स्थिरता शारीरिक ढांचे को बनाए रखने तथा स्थान भरने के लिए महत्वपूर्ण है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इस प्रकार जनन प्रजातियों की जनसंख्या के स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंतु क्योंकि हम तापमान, बारिश आदि के कारण में आ रहे बदलावों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ये विभिन्नताएं प्रजातियों को विभिन्न वातावरण में जीवित रहने का कुछ मौका देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विभिन्नताएं प्रजातियों की जनसंख्या को जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। हमने जनन के बारे में कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। हमने यह भी पढ़ा है कि जनन के 2 मुख्य तरीके होते हैं। लैंगिक जनन, जो बहुकोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है, तथा अलैंगिक जनन, जो एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है। आप इन दोनों प्रकारों को यह देखकर अवलोकन कर सकते हैं कि मानव द्वारा अपने बच्चे को जन्म देना लैंगिक जनन प्रक्रिया है और ब्रेड पे फंगस लग जाना अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। यहाँ हम सीखेंगे कि विभिन्न जीवों में शारीरिक भिन्नता के कारण जनन कैसे बदलता है। हम इन विभिन्न तरीकों की चर्चा आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम